Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit 3rd and this is our lecture number 2. So lecture number 1 के अंदर बेटा हम लोग ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल क्या चीज़ है. सो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइट-सर्विट लॉ. ठीक है, बाइट-सर्विट कौन थे, कौन से साइंटिस्ट हैं. सो बेटा मान लीजिए आपके पास ऑरिस्टेड थे जो पहले. ठीक है, ऑरिस्टेड जो थे उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे. फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सर्किट लिया जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, एक क्या है थी आपके साथ एक नीडल ले ली, मैग्नेटिक नीडल ले ली, और जैसे ही उन्होंने वायर के अंदर सर्किट के अंदर करंट को फ्लो किया, आपके जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी सुई डिफ्लेक्ट कर गई. ये किसने एक्सपेरिमेंट करा? ऑरिस्टेड ने. कब किया? 1820 ईयर में. अब नेक्स्ट आए, जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं वो थे बाइट-सर्विट लॉ. बाइट-सर्विट ने क्या किया, उन्होंने उसी करंट एलिमेंट्स के साथ, करंट एलिमेंट्स कौन से हैं जिसमें सर्किट है, आपकी बैटरी लगी हुई है एक्सेट्रा, उसी के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे. ऑरिस्टेड ने सिर्फ इतना बताया कि जब एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आप करंट फ्लो करेंगे उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. उसे शो करने के लिए उसने ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट दिया, स्नो रूल दिया एक्सेट्रा. ठीक है जी. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए आपके पास कोई कड़ा है, आपके पास कोई वायर है, उसके अंदर उसके बाहर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट करेगी, क्या क्या उसका फर्क होगा, वो सारे एक्सपेरिमेंट किसने करे? बाइट-सर्विट लॉ ने. मतलब कि शुरुआत किसने की? शुरू किसने किया? ऑरिस्टेड ने. ऑरिस्टेड के बाद कौन आया? बाइट-सर्विट लॉ आया. बाइट-सर्विट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट एलिमेंट विच इज नोन एज अ बाइट-सर्विट लॉ. जब मैग्नेटिक फील्ड, बेटा आपने पूरा लिखना है, मैंने एमएफ लिख दिया, आपने पूरा ही लिखना है एमएफ. मैग्नेटिक फील्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट एलिमेंट विच इज नोन एज बाइट-सर्विट लॉ. करंट एलिमेंट का जो मैथमेटिकल पोर्शन दिया, मतलब जो फॉर्मूला दिया, बाइट-सर्विट ने बोल दिया कि कोई करंट एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एक्सेट्रा, मतलब मुंह से बता दिया कि ऐसी चीज हो रही है, एक्सपेरिमेंट करके बता दिया. बाइट-सर्विट एक ऐसा साइंटिस्ट है कि उसने फॉर्मूला आपके हाथ में पकड़ा दिया, ये पकड़ो फॉर्मूला और अप्लाई करके देखो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर हो गया? मतलब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं तो किसकी हेल्प से करेंगे? बाइट-सर्विट के. अगर आपको एमसीक्यूज में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए कि किसने मैग्नेटिक फील्ड की को डिस्कवर किया, दैट इज द ऑरिस्टेड, और हु इज द फर्स्ट पर्सन गिव्स फॉर्मूला फॉर द फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन है वो? बाइट-सर्विट. बाइट-सर्विट ने एक फॉर्मूला दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे? उसी फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे फॉर्मूला बना, क्या है क्या नहीं है. कंसिडर अ वायर कैरिंग करंट आई. सबसे पहले एक वायर ले लो, इस तरीके की एक वायर ले लो, इसमें वायर ले लो, XY वायर ले लो, और इसमें करंट कितना जा रहा है? करंट I फ्लो हो रहा है. टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ DL. इसमें छोटा सा एलिमेंट ले लो इस तरीके का. सो दिस इज द DL. ठीक है, पूरी लेंथ कितनी है वायर की? L. स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया ले लो, कितना आ रहा है? DL. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट. मैंने पॉइंट PT लिखा है, आपने पूरा लिखना है पॉइंट P. मान लीजिए कि बाहर आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट P पड़ा है. ठीक है, ये आपका P पॉइंट है और कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस के ऊपर. ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज डिपेंड अपॉन. सो कैसे डिपेंड करेगा? पहले तो अगर ये P पॉइंट है, मान लो मेरे पास कोई वायर है, वायर के बाहर मैंने कोई P पॉइंट रखा, उस P पॉइंट के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी होगा, थीटा एंगल. सो हमने ले लिया ये थीटा एंगल. हो गई बात क्लियर? अब ध्यान से देखते जाओ कौन कौन सी चीजें हैं. यहाँ पे क्या होगा? आपकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज DB वेक्टर. सो नंबर वन क्या है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? नंबर 1, आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि क्या होगा. मान लो आपके पास एक तार है, एक वायर है, वायर की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है. नंबर 1, आपने उसमें करंट पास करोगे तभी वो मैग्नेटिक फील्ड देगा. इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, अभी वेक्टर नहीं लगाएंगे, सिंपल लिखो.
सेकेंड क्या है, dB किस पे डिपेंड करेगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये वायर है, वायर के अंदर क्या जा रहा है आपका करंट I, और स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना है, स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना होगा dl, किस पे डिपेंड करेगा dl। और आपने P पॉइंट को कहाँ पे रखा, अगर मान लो ये मेरे पास एक वायर है, आपने P पॉइंट को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा, दैट इज द थीटा एंगल। ठीक है जी। अब जब भी स्मॉल एंगल्स हो हम लोग क्या लेंगे, साइन या फिर कॉज। सो स्मॉल एंगल को एक्सप्लेन करेंगे साइन या कॉज, और बड़े एंगल को एक्सप्लेन करेंगे टैन के साथ। सो मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने साइन थीटा। एंड लास्ट वन, और आपको डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही हैं, एक लेंथ है dl, करंट लिख लिया, थीटा लिख लिया, बाकी बच गया r। सो r क्या होगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नाउ कंबाइन ऑल दीज 4 फैक्टर्स, सारी इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। इतनी बात क्लियर हो रही है, कहीं पे भी कुछ ना समझ लगे बेटा साथ साथ पूछते जाना, ठीक है। सो कंबाइन ऑल इक्वेशंस, सारी की सारी इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, वी गेट dB इज इक्वल्स टू, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा ओवर r²। r² मतलब ये स्क्वायर रूल को, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा, बाइट-सावर्ट लॉ इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा, जिसमें भी r² आ रहा है मतलब कि इनवर्स स्क्वायर रूल आपका आ रहा है। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दीजिए, ये वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसका साइन रिमूव करा है, वी गेट k IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। व्हाट इज k, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी, प्रोपोर्शनैलिटी। सो बच्चे जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से वो लिखते जाओ कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास, यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लो प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी। अब k की वैल्यू होएगी क्या, k हमने लिख दिया कि k आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब k की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब k की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, दिस इज μ0/4π। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, k की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0। याद है कि नहीं याद, आई होप याद होगा। वहां पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹। अब यहाँ पे μ0/4π की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है जी। सो यूनिट्स लिख लो बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अब 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 1 वेबर पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये टर्म लिख लो। इसका मतलब 1 टेस्ला की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 वेबर। सो इसके यूनिट्स और क्या बन सकते हैं, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। जैसे ही आपने टेस्ला की वैल्यू पुट करी, वेबर मीटर -1 एम्पेयर -1। सो ये यूनिट भी बन सकते हैं। एक बार लिख के इसको ट्राई करके देखो, अगर 1 टेस्ला की जगह पे 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये हो गई आपकी SI यूनिट्स में वैल्यू इन SI यूनिट, वैल्यू इन SI यूनिट। क्लियर हो गया जी। 1 मार्क्स के MCQs में बेटा ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे μ0 क्या चीज है, व्हाट इज μ0, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। क्या है ये, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है जी, MEABILITY, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। होगी जी इतनी बात क्लियर। इसका मतलब k की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, μ0/4π। सो दिस इज द फाइनल आंसर। k को रिमूव कर दो। इन द नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है, मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। आप लोग k को रिमूव कर दो और इस तरीके से इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर हो गया जी। सो ये आ गया आपका बाइट-सावर्ट लॉ। और ये बहुत रेयर चांसेस है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे, स्टेट एंड प्रूफ। बहुत रेयर चांसेस है, एक्चुअली ये फॉर्मूला चाहिए इसलिए हमने ये डेरिवेशन की।
अदरवाइज डेरिवेशन, ये वाली जो अपने डेरिवेशन की है इसमें से 1 मार्क्स का MCQs पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब चलिए अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl। अब ध्यान से देखो, I इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर तो नहीं आ सकता, dl इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन साइन को हटाया तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, साइन को रिमूव करा क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम इज व्हाट कि किसी दो चीजों के बीच में ही आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे, हवा में तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते साइन या कॉस। अब देखो साइन हटाया, इसका मतलब यूनिट वेक्टर ले लो आर कैप, यूनिट वेक्टर कौन है, अगर ये आर वेक्टर है इसका यूनिट कैप भी यहीं पे होगा, सो ले लो आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां तक छोड़ के आओगे तब भी चलेगा, या आर स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस आर कैप की जगह पे आर स्क्वायर आर वेक्टर ले लो डिवाइडेड बाय, क्योंकि आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर के साथ ही डिवाइड कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यूब। ये चीज हो गई, सबको समझ लग गई। अगर आप लोग कैप लोगे, कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब कोई चीज हमने ऐड नहीं करी, किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा, ये सिंपल यूनिट वेक्टर है। अगर आप आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज द डिफरेंट एलिमेंट, सो ये एक अलग से टर्म है। सो अगर आर वेक्टर लोगे मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, आर के साथ डिवाइड, आर के साथ मल्टीप्लाई, सो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया जी? अगर लेक्चर अच्छे से समझ लग रहा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दो, लाइक के कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना शेयर हो सकता है बेटा उतना शेयर करो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सिंपल था बाइट-सर्विट लॉ। बाइट-सर्विट लॉ क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। सो डीबी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, जो डीबी है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले करंट आया, देन डीएल, देन साइन थीटा और 1/r²। 4 इक्वेशंस हो गई, चारों को कंबाइन कर दो। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या आ गया? आई डी एल साइन थीटा ओवर r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दो, क्या आ गया? के अब क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हो गया जी। सो के की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई। व्हाट इज म्यू नॉट? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और म्यू नॉट ओवर 4 पाई की मैथमेटिकल पोर्शन अगर देखा जाए ऐसे यूनिट्स में, उसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁷। 10⁻⁻⁷ की यूनिट्स क्या है? टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अगर वेबर की फॉर्म में लिखे, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। क्लियर हो गया जी? अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। सो सिंपल सा आर्टिकल है, सिंपल मतलब हार्डली 1 या 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज के अंदर आपको यूनिट्स पूछे जा सकते हैं एक्सेट्रा। सो चलिए अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो चलिए बेटा नेक्स्ट जो डेफिनेशन करेंगे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी, लिख लो। राइट हैंड थंब रूल। इफ वी ग्रिप द कंडक्टर इन अ palm of a right hand so that the thumb point in the direction of flow of current and the direction in which the fingers curl gives the direction of magnetic field lines, this is called right hand thumb rule. अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट समझने के लिए क्या करो, एक कंडक्टर ले लो। मान लो वायर है, मेरे पास एट प्रेजेंट वायर नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ कि राइट हैंड, सबसे पहले अपना राइट हैंड निकाल लो। सामने बैठे हो सारे बच्चे, स्क्रीन के सामने बैठे हो। सो चलिए आपके पास पेन पेंसिल जो भी है वो ले लो, ठीक है। इस तरीके से पेन पकड़ो और अपने हैंड को इस तरीके से रखो, ऐसे, ठीक है। ये क्या चीज़ है? आपका, मेरा राइट हैंड है, आप भी अपना राइट हैंड निकालो। ये थंब है, थंब इज पॉइंटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब करंट क्या शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है आपका। और आपकी फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं? इस तरीके से। अब ध्यान से देखो कैसे कर्ल हो रही हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है?
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये थंब जो है वो क्या शो कर रहा है, करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो कैसी होंगी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा रूल हमने अप्लाई करा, राइट हैंड थंब रूल। अब इसी चीज को नीचे तरफ ऐसे कर लो, अपने आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये साथ साथ, ठीक है। सिमिलरली अपना पेन को पकड़ो, ऐसे ही थंब रखो, ऐसे ही थंब रखो, अब इसको ऐसे कर लो, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब अपनी फिंगर्स ध्यान से देखो, दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, क्लॉकवाइज। अगर आपका करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपका थंब अपवर्ड है, इसका मतलब करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटा थंब रूल क्या चीज है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सवेल कॉक्सक्यू रूल। दिस इज अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट इन अ पंजाब बोर्ड। देख लो स्क्रीन के ऊपर, इफ अ राइट हैंड corkscrew is rotated so that it moves in the direction of flow of current through the conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field lines. So next आ जाओ बेटा, application of Biot-Savart law। first application है magnetic field at the center of circular loop। अब सर्कुलर लूप कंसिडर कर लो, कोई भी सर्कुलर लूप हो सकती है, जैसे आपकी कोई कड़ा, कोई भी लूप हो सकती है। कंसिडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैविंग रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है और उसका सेंटर क्या है ओ। व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही आपने कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करा, आसपास उसके क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, जैसे ही आपने सेंटर में, सर्कुलर कॉइल की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, कंसिडर अ लेंथ ऑफ एलिमेंट DL, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लो DL एट पॉइंट P। देन अकॉर्डिंग टू द बाइट-सवर्ट लॉ, बाइट-सवर्ट के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर अभी क्या आया, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 IDL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है, सिंपल जो चीज़ें आपने कंसिडर करी वही चीज़ें यहाँ पे लिख दो। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे डायग्राम के साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, करंट लूप ले लो, इस तरीके से कोई भी करंट लूप ले लो, ठीक है जी। करंट लूप बेटा ट्राई करो कि स्केल के साथ प्रॉपर वे से बनाओ, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो चलिए यहाँ से दो वायर्स इस तरीके से ले। अच्छा इसकी जो गैप होगा वो इस तरीके से मत बनाना, बहुत सारे बच्चे ऐसी डायग्राम बनाते हैं। अगर जब आपके प्रॉपर टेस्ट स्टार्ट होंगे ना टेलीग्राम चैनल पे, तो ये चीजें मैं आपके साथ शो करूंगी कि जो चीजें बता रही हूँ कि ये चीजें गलती मत करो, ऐसे मत करो, तो ये चीजें आप लोग करते हो। सो ये वाली डायग्राम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्लाइटली सा इस तरीके से आपका पोर्शन बनाना है। तो करंट आई गया, मतलब यहाँ से गया, ऐसे जा रहा है और इस तरफ गया और नीचे को आ गया। सो दिस इज द आई करंट, ठीक है जी। नाउ चूज स्मॉल एरिया DL। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी स्मॉल एरिया ले लो, इट्स योर विश, आप कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने P पॉइंट ले लिया, P सेंट्रल पॉइंट O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है R, और स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने कितना DL। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है DL, और इसमें करंट कितना पास हो रहा है I करंट। कितना करंट पास हो रहा है I करंट। सिमिलरली यही डायग्राम अगर आप मॉडर्न की बुक से करोगे, ये वाला P पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। सो इट्स योर विश, कोई फर्क नहीं पड़ता, P पॉइंट कहीं पे भी दें, DL जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी भी, कहीं भी इस पर्टिकुलर कॉइल पे कहीं पे भी आप लोग अपना जो P पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू बाइट-सवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बाइट-सवर्ट लॉ। तो बाइट-सवर्ट लॉ हमने अभी ड्राइव करा, दैट इज DB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। यही था म्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट IDL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा मतलब डिस्टेंस बिटवीन DL एंड R। अब ये रहा R वेक्टर, ये R, और DL कैसे यहाँ, तो ये रहा आपका R और ये रहा DL, मतलब ऊपर की तरफ। एंगल बिटवीन बोथ इज 90 डिग्री, इसका मतलब साइन थीटा आपका कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे लिख भी सकते हो, एंगल बिटवीन L एंड DR इज इक्वल
टू 90 डिग्री, सो साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो साइन 90 आपका, सॉरी 1, साइन 90 आपका कितना आ गया 1। इसका मतलब फाइनली हमारे पास क्या बच गया, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl ओवर r स्क्वायर। क्लियर हो गया, साइन थीटा रिमूव हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया साइन 90, साइन 90 इक्वल्स टू 1। सो 1 मतलब टर्म को हटा दो। ये आ गई आपकी पूरे जो एरिया है ना, एरिया के स्मॉल एरिया dl पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी लग रही है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl ओवर r स्क्वायर। इतनी बात हो गई सबको क्लियर। अब चलो नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया इतनी स्मॉल एरिया के ऊपर dv, बट हमें तो पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। सो क्या करेंगे, टेक इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, टेक इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो और देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल, ठीक है क्लोज इंटीग्रल लेंगे बिकॉज आपकी लूप जो है वो क्लोज है, म्यू नॉट आई dl ओवर r स्क्वायर। ये चीज हो गई सबको क्लियर। बेटा उतारते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ अपने नोट्स, क्योंकि अपने खुद के लिखे हुए नोट्स ऑलवेज काम आते हैं, सो साथ साथ जरूर बनाएं, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव को क्या करता है, खा जाएगा इन द सेंस कि वो खत्म हो जाएगा। सो b किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, सो टेक आउटसाइड i। एक बार आपने जितना करंट फ्लो कर दिया, मान लो मैंने इस लूप में 5 एम्पीयर करंट फ्लो करा, तो i कितना होगा, ऑलवेज 5 ही रहेगा। सो 5 इज आल्सो कांस्टेंट। रेडियस, क्या रेडियस चेंज होगा बार बार, नहीं, रिंग का जो रेडियस है वो भी सेम रहेगा। सो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, ओनली dl। व्हाट इज dl, dl इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो क्लोज्ड इंटीग्रल dl इज इक्वल्स टू 2 पाई r। व्हाट इज 2 पाई r, बेटा 2 पाई r क्या चीज है आपके पास, इट इज अ क्लोज्ड इंटीग्रल, सॉरी इट इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। क्या है आपका, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लिख लो, चाहे लिख लो ऑफ द लूप, लूप का जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है जी। आगे सर्कमफ्रेंस, ये dl की जगह पे पुट करो 2 पाई r। सो b का आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। एक r के साथ एक r कैंसिल, सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, इसे लिख लो 2 पाई आई डिवाइडेड बाय r। सो ये आ गया आपका b का आंसर, ठीक है जी। नाउ इट्स योर विश। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम 2 पाई भी तो कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। सो करके देखते हैं कि अगर पाई को कैंसिल कर दें, 2 पाई को कैंसिल कर दें, देन क्या आंसर आएगा, और b इज इक्वल्स टू, अगर 2 पाई के साथ कैंसिल, सो म्यू नॉट आई ओवर 2r। सो ये आंसर आ जाएगा। नाउ इट्स योर विश, यहाँ तक आंसर छोड़ के आओ, मैं यहाँ तक छोड़ के आओ, ये कर रहे हो तो ये छोड़ दो। अगर आप मॉडर्न या दिनेश की बुक फॉलो कर रहे हो तो यहाँ तक आएगा आंसर, अगर प्रदीप एनसीईआरटी यूज कर रहे हो तो ये वाला आंसर आएगा। क्लियर हो गया जी, बेटा क्लियर है यहाँ तक सबको, एक बार देख लो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, मान लो अगर यही नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाली जो कॉइल्स है बहुत ज्यादा है, मान लो आपने एक कड़ा पहना अपने हाथ में तो एक ही कॉइल हो गई, मान लो आपने एक बैंगल्स का पूरी, फॉर एग्जांपल चूड़ा देखा है कभी, चूड़े में कितनी ज्यादा बैंगल्स होती है, मान लो ऐसी कोई लूप आ गई हमारे पास, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है तो b का आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई n i डिवाइडेड बाय r। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लूप वाला, आउटसाइड द पी पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंट टाइम में पिछले 2-3 साल से बेटा ये वाले आर्टिकल को काफी कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है पंजाब बोर्ड के अंदर। सो इसे थोड़ा सा आप लोग
निगलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इजी और सिंपल सा टॉपिक है, सो इसे लिख कर देख लो, ठीक है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। सो अभी डिस्कस कर लेंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। सो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। सो चलो बेटा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा। स्टेट बाइट-सर्विट लॉ। बाइट-सर्विट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल conductor of length dl carrying current I at a distance r is given by dB is equals to mu naught over 4 pi ideal sin theta over r square, जो सिंपल हमने अभी पढ़ा है। स्नो रूल लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। 1 टेस्ला की आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेट टू बी 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कब होगा? व्हेन 1 कूलम मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। जब 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो करेगा इन 1 मीटर पर सेकेंड में at a right angle to the magnetic field, so Ni 1 Newton divided by 1 coulomb multiply by 1 meter per second। कहाँ से आया? मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाई QV साइन थीटा। सो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये चीज़, अभी सिंपल समझ लो कि कहाँ से आया। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सवेल्स क्रॉक्सक्रू रूल क्या है? सिंपल अभी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। थंब रूल के क्वेश्चन बेटा इस तरीके से आ सकता है, आपने जस्ट इसको लिखना है और इसकी हल्की सी डायग्राम ड्रॉ करनी। सो बेटा ये मैं एक्यूरेट की बुक से करवा रही हूँ। सो आप लोग एक्यूरेट की बुक मार्केट से परचेज कर सकते हो। अगर एक्यूरेट की बुक नहीं मिल रही तो उनको ऑर्डर कर सकते हो। अगर बाई चांस किसी तरीके से एक्यूरेट की बुक नहीं मिल रही तो ट्राई करो कोई और हेल्पिंग बुक ले लो, ठीक है जी। सो बेटा ये इसके 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सो बेटा नेक्स्ट करेंगे बाइट-सर्विट लॉ फॉर अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, जो फर्स्ट आर्टिकल हमने किया है। आप देख सकते हो 2010, 11, 12, 13, 15, 16 और 17 के अंदर आया है। सो जैसे आपने मेरा आर्टिकल देखा होगा कि मैंने ये वाली स्टार्टिंग में नहीं लिखी टर्म, सो आप लोग ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल अब देखो डायग्राम मैंने ये बिल्कुल पी पॉइंट बिल्कुल सामने बनाया था, इन्होंने बिल्कुल नीचे बनाया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जैसे आपका मन करता है पी पॉइंट कहीं पे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटा म्यू नॉट की प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा सेकंड आर्टिकल है 2010, 11, 12, 13 में आया, जो मैंने आपको बोला कि काफ़ी कम एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो हमने सेकंड आर्टिकल करा है। सो ये भी आप लोग देख सकते हो कि एक्यूरेट ने इस तरीके से करा है। आपकी मर्जी, आप जैसे भी इसे सॉल्व करना चाहते हो, जैसे मैंने करवाया वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज सेम ही है, बस मैंने स्मॉल आर कंसिडर करा है, यहाँ पे कैपिटल आर है। और लास्ट में क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स लोगे n तो ये टर्म आ जाएगी। क्लियर हो गया जी। सो सिंपल सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कल मिलेंगे बट बेटा नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। इसके बाद आपका होगा टेस्ट, और टेस्ट बहुत अच्छे से दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।